देख लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। राहु और केतु के विषय में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जिस घर में बैठते हैं वहीं की लॉर्डशिप इनके पास होती है, ये आप सबको पता है। लेकिन खाली इतना ही काफी नहीं है, जिस घर में बैठ गए वहां की लॉर्डशिप ले ली, ये तो एक जनरल सी बात हो गई। देखिए, राहु एग्जॉल्टेड होता है किन किन राशियों में, 2 नंबर और 3 नंबर में। लेकिन राहु की जो अपनी राशि है वो 11 नंबर राशि है, इसको नोट कर लीजिएगा। और केतु एग्जॉल्टेड होता है 8 नंबर और 9 नंबर राशि में। मैं दो दो राशियां क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि दो मत चलते हैं, कोई कहता है कि 8 में, कोई कहता है 9 में, लेकिन आप लिख लीजिए। और केतु की जो अपनी राशि है वो 8 नंबर राशि है, स्कॉर्पियो। अब बात यहाँ पे ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये शुभ फल कब देंगे। राहु और केतु किन चार्ट्स के लिए शुभ है, किन चार्ट्स के लिए शुभ नहीं है, यही हमारा आज का डिस्कशन है। तो अगर किसी चार्ट के लिए राहु केतु शुभ है तो इसका मतलब ये हुआ उस चार्ट में उनकी जो प्लेसमेंट है वो किसी योग में है, तभी वो शुभ है। तो जो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है केंद्र, एक होता है त्रिकोण। केंद्र के हाउसेस कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7, 10, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। और त्रिकोण के हाउस कौन से होते हैं, 5 और 9। 1 जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है त्रिकोण में, वो केंद्र का हाउस मान के चलते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। ठीक है। अब राहु और केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो ये बट नेचुरल सी बात है कि ये केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड की तरह ही काम करेंगे। ठीक है। और ये हम सबको पता है कि केंद्र और त्रिकोण का जो रिलेशन आपस में होता है वही राजयोग या धन योग बनाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 में हमें ये लिखना है, लिखिए, यदि राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठे हों, या केंद्र या त्रिकोण का लॉर्ड उनको देख रहा हो। केंद्र या त्रिकोण के साथ बैठे हों या केंद्र या त्रिकोण का स्वामी उनको देख रहा हो। एक चार्ट बनाइए एग्जाम्पल का। एक नंबर लगन का एक चार्ट बना लीजिए। लगन में केतु, 7th हाउस में मरकरी, राहु, सन। केंद्र में केतु, 7th हाउस में मरकरी, राहु, सन। अब यहाँ पे देखिए, केतु केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र के होते हैं, तो केतु केंद्र में है। और त्रिकोण का स्वामी कौन है यहाँ पे, सूर्य है ना।
सूर्य से एस्पेक्टेड है केतु, और राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। तो अब इसी में साइड में लिख लीजिए, केतु इन केंद्र, त्रिकोण लॉर्ड इज सन, एस्पेक्टिंग केतु, एंड राहु इन केंद्र विथ त्रिकोण लॉर्ड। केतु इन केंद्र, त्रिकोण लॉर्ड इज सन, जुपिटर भी है त्रिकोण का लॉर्ड, लेकिन हमारा काम सन से चल रहा है इस समय। और सन इज एस्पेक्टिंग केतु, सूर्य केतु को एस्पेक्ट कर रहा है। और राहु इज सिटिंग विद त्रिकोण लॉर्ड, राहु इन केंद्र एंड इज सिटिंग विद त्रिकोण लॉर्ड। राहु केंद्र में है और त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठा है। तो अब इस तरह का कोई चार्ट अगर आपके पास आ जाए, और ये व्यक्ति अगर राहु और केतु की कोई ऐसी रेमेडी कर दे जैसे कि डोनेशन हो गया, या इनको कोई बता दे कि भाई आपको राहु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप राहु का ये डोनेशन कर लो, या आपको केतु से प्रॉब्लम आ रही है, आप केतु का ये डोनेशन कर लो, तो उस केस में ये अपने राहु और केतु को खराब कर लेंगे। फिर इनको वो रिजल्ट राहु और केतु जीवन में कभी नहीं देंगे जो इनको मिलना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल एक लिखिए, एक और बना लीजिए चार्ट। एक चार्ट बना लीजिए 12 नंबर लगन का। केंद्र में केतु लिख लीजिए, 7th हाउस में लिख लीजिए राहु एंड मार्स। अब देखिए यहाँ पे राहु 7th हाउस में है, मतलब राहु केंद्र में है और त्रिकोण के स्वामी के साथ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। और केतु भी केंद्र में है जिसको 9th लॉर्ड एस्पेक्ट दे रहा है अपनी। तो यहाँ पे राहु और केतु का जो पहला नियम है कि राहु और केतु केंद्र में हो या केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से एस्पेक्टेड हो। तो उस रूल को समझने के लिए मैंने ये दो एग्जाम्पल कराए। यहाँ पे आपको लोगों को क्लैरिटी मिली, ठीक है। अब ये तो दोनों केंद्र के एग्जाम्पल थे, अब त्रिकोण का एक एग्जाम्पल बना लीजिए। एक 2 नंबर लगन का चार्ट बना लीजिए। फिफ्थ हाउस में लिख लीजिए जुपिटर केतु, और 11th हाउस में लिख लीजिए सैटर्न राहु। अब यहाँ पे देखिए केतु जो त्रिकोण में बैठा हुआ है उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है? केंद्र का स्वामी शनि। केतु को केंद्र का स्वामी शनि एस्पेक्ट कर रहा है, और राहु केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो याद रखिए किसी भी चार्ट में एक नियम और है,
राहु और केतु या तो दोनों ही शुभ होंगे या दोनों ही अशुभ होंगे, क्योंकि अगर एक केंद्र के स्वामी के साथ बैठ गया है तो दूसरे को वो केंद्र का स्वामी एस्पेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि हर प्लेनेट का 7th एस्पेक्ट होता ही होता है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा, एग्जाम्पल छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां तक समझ में आ गया ना। आगे देखिए, राहु केतु को लिखिए। जो देखता है, पहला पॉइंट लिखिए, जो प्लेनेट देखता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, जिस राशि में बैठे होते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखिए, जिसके साथ बैठे होते हैं। जिसके साथ मतलब जिस प्लेनेट के साथ बैठे होते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को एक ब्रैकेट में करके आगे एक एरो बना के लिख लीजिए। इनको सबको ये कवर कर लेते हैं। सबको कवर करने का क्या मतलब है? अगर शुभ है तो सबको शुभता दे देंगे, अगर अशुभ है तो सबको अशुभता दे देंगे। इसीलिए किसी भी चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट राहु और केतु होते हैं। जब भी किसी चार्ट को एनालाइज करिए, सबसे पहले देखिए राहु और केतु कितने प्लैनेट्स को घेर के बैठे हैं। अब लिखिए रूल नंबर 2। लिखिए मोस्ट पायस प्लेनेट इज जुपिटर। सबसे शुभ ग्रह जुपिटर है। फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर are the most auspicious aspect. इनको गंगा जल या अमृत धारा भी बोलते हैं, फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट को, जिसमें फिफ्थ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट में, नाइन्थ एस्पेक्ट को कहते हैं पितरों का आशीर्वाद, लिख लीजिए। और जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट को बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग, ईश्वरीय आशीर्वाद। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि राहु या केतु पर जुपिटर की फिफ्थ या नाइन्थ एस्पेक्ट आ जाए तो वो आपके चार्ट का बेस्ट प्लेनेट हो गया। और किसी भी कंडीशन में बेस्ट प्लेनेट हो गया। किसी भी कंडीशन का क्या मतलब है? राहु केतु किसी भी घर में बैठे हो, अगर जुपिटर ने 5वां या 9वां एस्पेक्ट दे रखा है नेटल चार्ट में, तो वो राहु या केतु आपका बेस्ट हो गया। क्यों बेस्ट हो गया अभी बताता हूं। इवन अगर केपी में 5, 8, 12 भी दे रहा है, दीपक जी सुनिएगा, अगर केपी में 5, 8, 12 भी दे रहा है राहु या केतु, तो भी वो बेस्ट प्लेनेट है, तो भी वो बुरा नहीं करेगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ चार्ट्स में राहु या केतु 5, 8, 12 दे रहे होते हैं, लेकिन व्यक्ति कहता है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि नहीं होता? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं
तो आप D1 चार्ट में प्लेनेट के एस्पेक्ट्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि एस्पेक्ट्स जो है वो केपी को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, अब 5th और 9th एस्पेक्ट जो जुपिटर के हैं, इनको अमृतांश, जब इनका एस्पेक्ट राहु केतु पे पड़ जाता है, लिख लीजिए, तो राहु केतु को अमृतांश राहु केतु बोल दिया जाता है, मतलब अमृत पिए हुए राहु केतु। अब अमृत पिए हुए राहु केतु अति शुभ हो जाते हैं, कभी किसी का अशुभ नहीं करते। अब मेरे पास ऐसे भी चार्ट हैं, ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके चार्ट में जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, मतलब चाहे आप उसको बीएनएन से देख लो तो जुपिटर राहु को फॉलो कर रहा है, चाहे आप उसको दूसरी तरीके से देख लो, जुपिटर की डिग्री कम है, राहु की डिग्री ज्यादा है। तो अगर उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा जाए कि भाई इनकी क्वालिटीज बताइए, बीएनएन से ही बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये तो बड़ा चोर टाइप का आदमी होगा। जुपिटर इज फॉलोइंग राहु, तो ये एक थोड़ा सा कल्प्रिट टाइप का, शुरू टाइप का, कोई भी अच्छे काम ना करने वाला, है ना, फॉरेन कंट्री की तरफ दौड़ने वाला और एक नशाखोर व्यक्ति होगा, यही बोलेंगे ना। लेकिन उसी चार्ट में जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी है राहु पे, और वो व्यक्ति आज तक उसने नशा नहीं किया, आज तक उसने किसी का बुरा नहीं किया, आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया, श्रूडनेस उसके अंदर है ही नहीं, और वो व्यक्ति केवल और केवल ज्ञान अर्जन करता है। अब कोई बताएगा मुझे कि क्यों केवल और केवल ज्ञान अर्जन ही करता है, वो ज्ञान के पीछे क्यों भागता है? अनम्यूट करके बताइए। जबकि हमेशा ये बोला जाता है कि जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है या जुपिटर राहु ट्राइन में आ गए हैं तो व्यक्ति तो बड़ा गड़बड़ टाइप का होगा। अनम्यूट करिए दीपक जी, कोशिश करिए, ट्राई करिए एक बार। जुपिटर के कारण ही है सर। हाँ, जुपिटर के कारण है, लेकिन लॉजिक क्या है इसका? जुपिटर के कारण ही वो ज्ञान अर्जित करता है ना। वो तो करता है, वो तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, तो जुपिटर के कारण ही वो ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जब आप ट्राइन बनाते हो तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? जुपिटर की डिग्री राहु की डिग्री से कम है, तो इसका मतलब जुपिटर इज मूविंग टुवर्ड्स राहु, और राहु रेट्रो चलता है, राहु इज मूविंग टुवर्ड्स जुपिटर। राहु एक्सपांड करने वाला भी है ना, वो तो है, वो अभी आएंगे उस पॉइंट पे। तो जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है, राहु जुपिटर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जुपिटर के पास राहु की क्वालिटीज आ गई और राहु के पास जुपिटर की क्वालिटीज आ गई, इंटरचेंज हो गया। तो जुपिटर की क्वालिटीज जब भी राहु के पास आएंगी तो राहु नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो केवल पढ़ने पढ़ाने कंसल्टेंसी देने में ही रह जाएगा, उसके पास गलत काम करने का समय ही नहीं रहेगा। और इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा क्या हो रहा है? 5th एस्पेक्ट। उसने उसकी जुपिटर को कैसा कर दिया? अमृतांश जुपिटर कर दिया, सॉरी, राहु को अमृतांश राहु कर दिया। अब उस व्यक्ति के अंदर से जो राहु की नोटोरियस वाली क्वालिटीज थी वो खत्म हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो ये आप लोग समझ लीजिए हमेशा के लिए, कभी भी केपी चार्ट किसी का देख रहे हो तो राहु और केतु पे एस्पेक्ट जरूर देख लो, कहीं जुपिटर एस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है और आपने राहु के विषय में, राहु को देख के उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या कह रहे, क्या बता रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं मेरे साथ, है ना। अब एक चार्ट बनाइए 9 नंबर लगन का। एक दो लाइन और लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सूत्र है, लिखिए। अगर किसी हाउस का लॉर्ड
अपनी ही राशि में बैठा है, किसी हाउस का लॉर्ड अपनी ही राशि में बैठा है, और जुपिटर का 5th या 9th एस्पेक्ट उस पे आ गया। यहाँ पे राहु केतु की बात नहीं हो रही, कोई भी प्लेनेट अगर स्वराशि का बैठा है और जुपिटर का 5th या 9th एस्पेक्ट उस पे आ गया, तो उस हाउस के सिग्निफिकेंस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। वो हाउस व्यक्ति के जीवन में बहुत तेज काम करने लगता है। अब अगर किसी का राहु 10th हाउस में है, समझ लीजिए इसको, अगर किसी का राहु 10th हाउस में है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10th लॉर्ड हो गया। राहु केतु जहां बैठते हैं वहीं की लॉर्डशिप ले लेते हैं, 10th लॉर्ड हो गया। और उस पे जुपिटर का 5th या 9th एस्पेक्ट आ गया, तो उसके जीवन में 10th हाउस मतलब स्टेटस मल्टीफोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है तो आप कहोगे राहु इसका 10th हाउस में है मगर इसका स्टेटस इतना बड़ा कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर किसी के चार्ट में 11th हाउस में राहु है तो यहाँ पे करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। कैसे, काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस मतलब 11 नंबर राशि है ना, तो 11 नंबर राशि तो वैसे ही राहु की है, इसीलिए तो बोला जाता है 11th हाउस में राहु बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छे फल देता है। ये तो एक जनरलाइज सी बात हो गई। अब इसके आगे की बात यह है कि 11th हाउस में अगर किसी का राहु है और उसको जुपिटर ने एक्सपेक्ट कर दिया 5th या 9th हाउस से, क्या होता है उस व्यक्ति के जीवन में पता है आपको, वो कुछ नहीं करता है तो भी उसको लाभ होते हैं, मल्टीफोल्ड लाभ। और वो जो सोच लेता है अपने जीवन में कि ये होना चाहिए, आगे चल के आप देखोगे उसको वो मिल गया, और बिना एफर्ट के, क्योंकि भाई 11th हाउस है ही विश फुलफिलमेंट का, तो सब चीजें मल्टीफोल्ड हो जाती हैं। और वो व्यक्ति लोगों से क्या कहता फिरता है, पता नहीं है क्या बात है, मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, मैं जो इच्छा करता हूं वो मेरी पूरी हो जाती है। तो भाई तुम कोई ऊपर से नहीं टपके थे, तुमने भी जन्म ही लिया था। बस फर्क केवल इतना है 11th हाउस में राहु बैठा है, जुपिटर से एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे लोगों को हम लोग सजेशन यही देते हैं कि जो चाहिए उसके लिए कर्म भले ना करो मगर सोचते रहो कि ये मुझे चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चार्ट बना लीजिए 9 नंबर का। सर इसमें अगर जो राहु है, जैसे कि आपने कहा कोई भी मतलब उसका बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और वो खराब हाउसेस में 6, 8, 12 में रहेंगे तो भी मतलब उसका प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, भाई बेनिफिट ही होगा ना वो। भाई देखो, जुपिटर के जो एस्पेक्ट हैं वो राहु या केतु को क्या बना रहे हैं, अमृतांश राहु केतु बना रहे हैं। हाँ, अच्छे घर में है तो मल्टीफोल्ड कर दिया, बुरे घर में है, अब आप बुरा घर कहते किसको हो, पहले ये बताओ, किसको सर कहते हो बुरा घर। सर 8, 12 सर जो प्रॉब्लम वाले घर से रहते हैं। 8th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, तो कभी बुरा घर मत कहना। जीवन में अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कभी देखना हो कि कायाकल्प हो जाए तो वो 8वां घर ही देगा। जीवन में अगर सेवा मतलब अगर जॉब अच्छी चलानी है तो वो 6ठा घर ही देगा। जी कभी भी फॉरेन कंट्री जाना है या कोई बहुत बड़ा परचेज करना है प्रॉपर्टी वगैरह का, मतलब जिसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस हो, वो 12वां घर ही देगा। लेकिन इन घरों के कुछ पॉइंट्स। नेगेटिव प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे 6ठा घर से हम रोग देखते हैं, तो 6th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो क्या करेगा, रोग को बढ़ाएगा। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट उसको वापस शांत कर देगा, कहेगा चुपचाप बैठो,
न्यूट्रल कर 8th देगा। हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो पहली बात तो ये समझ लो, आज ये भी कोई बताता नहीं है लेकिन मैं कभी कुछ छुपाता नहीं हूं, 8th हाउस में राहु आता क्यों है? किसी भी चार्ट में 8th हाउस में राहु मिला क्यों है? किसी को आइडिया है? किसी को? कभी किसी बहुत रियल एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाओ और वो तुम्हारा चार्ट वापस कर दे कि मैं अभी समय नहीं है, देख नहीं पाऊंगा। एक बात बता रहा हूं तो समझ लेना, 8वें घर में राहु है। 70% एस्ट्रोलॉजर जिनको जानकारी है वो 8th हाउस में राहु के चार्ट को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि 8th हाउस में राहु केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है। समझे? और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट 8th हाउस के राहु पे आ गया तो वो चीज खत्म हो जाती है। जिसको ऊपरी बाधा मतलब जो भूत प्रेत वाली बात होती है ना, हाँ हाँ। वो राहु 8वें से ही होता है। ठीक है? इसलिए कभी भी राहु या केतु, केतु की तो बात नहीं है उतनी, राहु अगर ये प्लैनेट्स अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं और जुपिटर से एस्पेक्ट हो रहे हैं तो उस घर की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगी और उस घर की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो ना के बराबर रहेंगे बिल्कुल। ठीक है? अब चार्ट बना लिया 9 नंबर का। नौ नंबर का चार्ट बना लीजिए। 3rd हाउस में लिखिए जुपिटर, वीनस, मरकरी। और 11th हाउस में लिखिए केतु। अब देखिए केतु की लॉर्डशिप कौन सी होती है, सारे इसमें सारी राशियां भर लीजिए, राशियां भर लीजिए सारी। अब देखिए केतु यहाँ पे कहाँ का लॉर्ड है? 12th हाउस का लॉर्ड है। 8 नंबर राशि केतु की होती है। हाँ जी सर। 12th लॉर्ड इन 11th हाउस। इस व्यक्ति के सारे खर्चे कहाँ होंगे? ये व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा खासा पैसा अपने यार दोस्तों पे उड़ा देगा। ठीक है ना? और संगत भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन देखिए जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है केतु पे। है कि नहीं है? अब इस व्यक्ति को अगर ये बोल दिया जाए तुम यार दोस्तों पे अनाप शनाप खर्चा करते हो, अब वो यार दोस्त हर तरह के हो सकते हैं, हर तरह के लोग हो सकते हैं, तो ये तुरंत कहेगा सर मेरा खर्चा ही नहीं होता, मेरे दोस्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर ने उस चैप्टर को क्लोज करके रखा हुआ है, केतु को शुभ बना दिया है। और दूसरी बात, अब जब इसकी केतु की दशा आएगी तो बहुत एक्सीलेंट जाएगी, बहुत बढ़िया दशा जाएगी इसकी, क्योंकि शुभ हो गया ना केतु। एक चार्ट और बनाइए स्कॉर्पियो असेंडेंट का। सेवेंथ हाउस में जुपिटर, 11th हाउस में राहु, 7th हाउस में जुपिटर, 11th हाउस में राहु।
अब देखो राहु इनका तो अपने आप ही अच्छा हो गया, 11th हाउस में राहु को अच्छा ही माना जाता है ना। और किसकी राशि में है? मरकरी की राशि में है। मरकरी लिख लो 8th हाउस में। अब देखो इनके जुपिटर का कौन सा एस्पेक्ट जा रहा है राहु पे? 5th एस्पेक्ट, 5वां। ये वही सज्जन है जो कहते हैं मैं तो सर कुछ भी नहीं करता हूं मगर मुझे लाभ होते रहते हैं। ये वही है, सर मैं जो सोचता हूं मेरा पूरा हो जाता है, मुझे पता नहीं कहां से हो जाता है, पैसा कहाँ से आ जाता है, मेरी विश फुलफिलमेंट कैसे हो जाती है आई डोंट नो, मगर मेरी हो जाती है। अब इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारे लाएगा राहु, क्योंकि राहु बैठा किसकी राशि में है? 8th लॉर्ड की राशि में बैठा है ना। अब इनकी जब राहु की दशा आएगी तो बहुत एक्सीलेंट गई होगी, तो राहु की दशा में इन्होंने बहुत गेन किया, जबरदस्त गेन किया। ठीक है। अब एक और बात लिखिए, एक रूल और लिख लीजिए, इफ ए प्लेनेट इज एग्जॉल्टेड, अगर कोई ग्रह उच्च का है, एंड इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर्स 5th एस्पेक्ट, अगर कोई उच्च का प्लेनेट है और जुपिटर की 5वीं दृष्टि से दृष्ट है, तो कोई भी प्लेनेट होगा उसके 2 राशियां होंगी ना, 2 हाउसेस का लॉर्डशिप होगा उसके पास। तो लिखिए, अगर कोई प्लेनेट, जो आपने लिखा, अगर कोई प्लेनेट जुपिटर की 5वीं दृष्टि से एस्पेक्ट है और खुद उच्च का है, तो रिजल्ट्स ऑफ द हाउसेस ruled by that planet will be multifold. मतलब अगर किसी के शुक्र को वीनस ने एस्पेक्ट कर दिया और शुक्र उस चार्ट में उच्च का है, कौन सी राशि में उच्च का होता है शुक्र? मीन राशि। और शुक्र की अपनी कौन सी राशियां होती हैं? 2 नंबर और 7 नंबर। तो उस चार्ट में अगर मीन राशि के शुक्र को जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट मिला हुआ, तो उस चार्ट में जिन भी हाउसेस में 2 नंबर और 7 नंबर राशि पड़ी है, उस व्यक्ति के जीवन में उसके रिजल्ट्स एक्स्ट्रा मल्टीफोल्ड रहेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको वहां से। एक चार्ट बनाइए इस पे, जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चार्ट का। 11 नंबर लगन का एक चार्ट बनाइए। लगन में लिखिए वीनस मार्स, फोर्थ हाउस में राहु, 10th हाउस में सैटर्न केतु। फोर्थ में राहु, 10th में सैटर्न केतु, 11th में मरकरी, और 12th हाउस में सन मून जुपिटर।
अब जुपिटर का देखिए फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, सॉरी फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, इस व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, कंफर्ट और मेंटल पीस का जो लेवल होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जुपिटर मैंने आपको राहु मैंने आपको शुरू में लिखाया था, देखिए कहाँ एग्जॉल्टेड हो रहा था, 2 नंबर राशि थी उसमें कि नहीं थी ना। तो एग्जॉल्टेड राहु को देख लिया उसने, जुपिटर ने फिफ्थ एस्पेक्ट से। अब इस व्यक्ति के जीवन में फोर्थ हाउस का ही तो लॉर्ड है राहु यहाँ पे। तो अब इस व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त लग्जरी रहेगी, और जो इस रूल को नहीं जानता वो कहेगा इतनी लग्जरी इसको मिल कहाँ से रही है। राहु है बढ़ा रहा है, तो राहु नहीं बढ़ा रहा है, वो जुपिटर का एस्पेक्ट बढ़ा रहा है। ठीक है, एक चीज और लिखिए, इंटेलिजेंस कौन सा हाउस होता है, फिफ्थ हाउस, लिखिए। इंटेलिजेंस that is fifth house is exalted, lord is exalted। मतलब अगर किसी के चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, तो फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने का मतलब, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड किसी का मरकरी है, मरकरी, तो मरकरी उच्च का किस राशि में होता है, कन्या, कन्या राशि में। कन्या राशि में मरकरी उच्च का होता है। तो किसी का मरकरी अगर एग्जॉल्टेड है और मरकरी उसके चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड है और जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आ जाए उस पर, यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा काम करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। दे आर सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। ऐसे कोई चार्ट मिले तो ढूंढा करो उनको, लेकिन वो तभी कर पाओगे आप लोग जब ये रूल्स आपको याद रहेंगे। ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए, यहाँ तक कुछ सब पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर मुझे वो 8th हाउस वाला पॉइंट मुझे पता नहीं चला। 8th हाउस राहु, 8th हाउस में राहु हो और 2nd हाउस में केतु हो, वो वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ऊपर की बाधा मीन्स क्या बाहर का हो जाता है या क्या, समझ में नहीं आया इसका। 8th हाउस राहु का मतलब है कि ऐसे लोगों को ऊपरी बाधा, भूत प्रेत वगैरह बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों के चार्ट्स को मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वापस कर देते हैं, उनको लगता है इसमें मैं कुछ करूंगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। एक चार्ट बना लीजिए 6 नंबर लगन का, लगन में मार्स, लगन में मार्स, सेकंड हाउस में सैटर्न राहु, फिफ्थ हाउस में सन मरकरी, 10th हाउस में जुपिटर, 11th हाउस में मून।
अभी एक रूल लिखवाया था ना कि जुपिटर अगर फिफ्थ एस्पेक्ट किसी एग्जॉल्टेड प्लेनेट को दे दे